आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कक्षा 12 की ये जो हिंदी मीडियम है उसके लिए पहले ही इस चैनल पर वीडियो डाली हुई। अब मैं क्योंकि नया सत्र स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सोचा कि अब क्यों न बच्चों को इसे दोबारा से रिपीट करा दिया जाए और हम एक सीरीज के माध्यम से ये पहले चैप्टर से ही ये स्टार्ट करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम इसमें आपको समझाएंगे। जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बताएंगे आपको। तो ये पहला चैप्टर है जो विद्युत आवेश वाला है और विद्युत क्षेत्र। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ये जो नियम है वो दो आवेशों के बीच बल का नियम है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है, जो विद्युत आवेश है वो क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, वस्तुओं का वो गुण, उसके अंदर का जो गुण है जो किसी वस्तु को अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, इस गुण को कहते हैं विद्युत आवेश। और जब ये गुण किसी वस्तु पर आ जाता है तो ये कहा जाता है कि वो वस्तु आवेशित हो गई। तो विद्युत आवेश हम Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q से भी कर सकते हैं और कैपिटल Q से भी कर सकते हैं। अब जो वैद्युत आवेश है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव यानी धनात्मक और दूसरा नेगेटिव यानी ऋणात्मक। धन और ऋण दो प्रकार का वैद्युत आवेश होता है। इनमें एक विशेष गुण है, अगर हम इन दो प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के पास रखते हैं या एक जैसे आवेशों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो क्या होता है। मान लिया प्लस प्लस आवेश को एक दूसरे के पास रखा गया है तो ये पाया गया कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं। ऐसे ही अगर माइनस माइनस है, यहां तो प्लस प्लस आवेश था, यहां माइनस माइनस आवेश है, ये भी एक जैसे आवेश है तो ये भी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ये काम आती रहेगी। और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं जैसे प्लस और माइनस, ये दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, ये पाया गया कि इनको पास रखने पर ये परस्पर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश दो प्रकार के हैं। देखो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि जो द्रव्यमान है वो एक प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ जो आवेश है वो दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है वैद्युत बल। वैद्युत बल ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। इसके बाद आपको इसे पढ़ने से पहले और कुछ बातें जान लेनी चाहिए। मूल आवेश, इकाई आवेश या यूनिट चार्ज। आवेश का मात्रक भी आपको पहले पता होना चाहिए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्योंकि कूलाम ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था और ये नियम भी जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे ये कूलाम का ही नियम है। तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से। अब यहां आते हैं मूल आवेश पर। मूल आवेश क्या है? प्रकृति ने हमें एक ऐसा न्यूनतम आवेश दिया है, यानी छोटे से छोटा आवेश दिया है जिससे छोटा आवेश संभव नहीं है।
तो ये जो सबसे छोटा आवेश होता है इसे हम कहते हैं मूल आवेश या इकाई आवेश। यूनिट 4, मूल आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई, क्योंकि ये जो आवेश है मूल आवेश, सबसे छोटा जो आवेश है प्रकृति में, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर परस्पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर तो होता है ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश, लेकिन बराबर होता है। वो कितना होता है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, 1.6 10 - 19 कूलाम। ये मूल आवेश की मात्रा है। अब इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ये क्या है? आवेश जो है क्वांटा के रूप में रह सकता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का अर्थ है या तो वो मूल आवेश के बराबर होगा या मूल आवेश से दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, यानी पूर्ण गुणज होगा। ऐसा नहीं होगा कि मूल आवेश का हो 2.5 गुना हो गया या 3.75 गुना हो गया। इस प्रकार से किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं होगा। पूर्ण गुणज होगा कितना? या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा एंड सो ऑन, 4, 5, 6, 7 ई, किस प्रकार से हो। तो इसे बोलते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वह है कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्थिर विद्युत की है वो कूलाम के नियम पर ही आधारित है। देखो क्या है, ये विद्युत बल के लिए है, दो आवेशों के बीच जो विद्युत बल कार्य करता है उसके लिए ये कूलाम ने बताया कि बल कितना कार्य करता है। नियम क्या है कि मैंने लिख दिया है, यहां आप देख रहे हो, समय की बचत के लिए मैंने लिख दिया है। नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का अर्थ है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये मैंने आपको समझा दिया है कब आकर्षण बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो विद्युत बल है ये जो है किसके बराबर होता है? उन आवेशों के गुणनफल, जो कि मात्रा है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ये होता है, और उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने लिख दिया है यहां, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है उल्टे अनुपात में। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या अर्थ होता है इनका, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का। अब क्योंकि बल एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, इसलिए दिशा बताने की जरूरी है। ये जो बल है ये कार्य किस दिशा में करता है? उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें खींच करके, जब आपको यहाँ फिगर खींचूंगा तो बताऊंगा ये कैसे कार्य करता है। अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। अनुक्रमानुपाती अगर दो राशियां हैं तो उसका अर्थ ये है कि अगर एक राशि मान लिया और ये दूसरी राशि है, अगर ये राशि बढ़ती है तो ये राशि भी बढ़ती है, तो इसका मतलब होगा ये राशि जो है इस राशि के अनुक्रमानुपाती है। जैसे मान लिया वस्तुएं हैं, आपने 2 वस्तु ली, उसके मान लिया 500 रुपए है, आपने 4 वस्तु ली तो उसके 1000 रुपए होंगे। तो रुपए और वो वस्तु दोनों क्या है? अनुक्रमानुपाती राशियां हैं। इसी प्रकार से अगर 2 ही राशियां हैं और मान लिया एक घट रही है और दूसरी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो राशियां हैं ये कहलाती हैं व्युत्क्रम अनुपाती, यानी उल्टे अनुपात में। ये सीधा अनुपात कहलाता है अनुक्रमानुपात और ये व्युत्क्रम अनुपात कहलाता है उल्टा अनुपात, विलोम अनुपात। तो ये ऐसी स्थिति होती है, एक
भौतिक राशि घटती है तो दूसरी बढ़ती है, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। एग्जाम्पल, मान लिया कोई कार्य है, आपको करना है, मजदूर लगाएंगे। मान लिया 2 मजदूर आपने लगा दिए किसी कार्य के लिए और उन्होंने वो कार्य 3 दिन में कर दिया। 2 मजदूरों ने कितने दिन में कर दिया कार्य? 3 दिन में कर दिया। तो अगर मजदूर 4 हो जाएंगे तो क्या होगा? तब ये कार्य कम टाइम में हो जाएगा, कम दिनों में हो जाएगा। तो यहां ये राशि घट रही है और ये राशि बढ़ रही है। इसे बढ़ाओगे तो ये घट जाएगी। अगर आप यहां दिन 6 कर दोगे तो एक ही मजदूर कार्य कर देगा 6 दिनों में। तो इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती और ये है व्युत्क्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका जो गणितीय रूप है वो कैसे निकाल लेंगे? यहां 2 मान लिया आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, ये इनकी मात्रा है और दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, धन आवेश है। ये आपको दिख रहे हैं यहां। तो इनके बीच एक बल कार्य करता है। उस बल की दिशा क्या होती है? इनको मिलाने वाली जो रेखा है, सरल रेखा है, ये उसके विरुद्ध दिशा कार्य करता है। तो ये क्या होगा? इस प्रकार से, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो आप भी देख रहे हैं यहां ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये जो Q1 आवेश है ये Q2 आवेश पर इस साइड में बल लगाएगा, इधर दूर ढके लगा इसको। ऐसे ही जो Q2 आवेश है वो Q1 आवेश पर इस साइड में बल लगाएगा। मान लिया इनके बीच की जो दूरी है वो r है। एक बात मैं और बताता चलूं, जो आवेश है, आवेश की जो मात्रा है किसी वस्तु पर Q वो NE के बराबर होती है। ये सूत्र भी काम आएगा आपके। Q तो वस्तु पर आवेश की मात्रा है, N मूल आवेशों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या है, और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है या मूल आवेश है। तो ये फॉर्मूला लगता है अगर किसी भी वस्तु पर आपको आवेश की मात्रा निकालनी है। अब मान लिया 2 आवेश है, Q1 Q2 r दूरी पर स्थित है। माना 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर निर्वात में स्थित है। निर्वात का अर्थ है वैक्यूम या वायु। वैक्यूम क्या होता है? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का हिंदी अर्थ है जहां कोई माध्यम ना हो। ऐसी स्थिति है जहां कोई माध्यम ना हो, ऐसी जगह रखा हुआ है, या फिर ये वायु में रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कांच में या किसी अन्य माध्यम में रखा हुआ हो। ये केवल या तो निर्वात में है जहां कोई माध्यम ना हो, या फिर वायु में। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमने ये नियम आपको बताया, कूलाम का नियम, इसे आप यहाँ गणितीय रूप में लिख सकते हो। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है यानी वैद्युत बल है, F सब बल को प्रदर्शित करते हैं। तो F समानुपाती Q1 Q2 ये लिखा हुआ है। जो आवेशों की मात्रा है, यहाँ क्या मात्रा है? Q1 और Q2 के गुणनफल, ये गुणनफल है यहाँ पे Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती। ये तो अनुक्रमानुपात में हुआ। जो सामने लिखी हुई बात ये है, राशियां ये अनुक्रमानुपात में होती है, और जो व्युत्क्रम अनुपात में होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, W1/r²। ऐसा उल्टे अनुपात में है तो उसे नीचे लिखा जाता है। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में है, तो आप इसे लिख दोगे अपॉन में r²। यहाँ ये हो गया 1/r²। 1/r² का मतलब ये है Q1 Q2/r², क्योंकि ऑलरेडी इसमें गुणा में है। अब क्योंकि ये वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, तो यहाँ एक नियतांक आता है। नियतांक आप के मान सकते हैं, स्मॉल के। इसका मान हम रखेंगे Q1 Q2/r²। सेम है। अगर ये जो Q1 Q2 और r²F है, जो आवेश है वो तो कूलाम में हो, दूरी मीटर में हो, और जो बल है वो न्यूटन में हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसका जो मान है, जो K है, उसका मान आता है F =
9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये 9 गुणा 10 की घात 9 कितना है, इसका मात्रक क्या है, के का मात्रक क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी आप देख सकते हैं फॉर्मूले से मात्रक निकल जाता है। इसका जो ये होगा के इक्वल टू हो जाएगा एफ गुणा आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो के का जो ये मान होता है वो होता है के इक्वल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहां से आएगा ये के इक्वल टू हो जाएगा के इक्वल टू एफ गुणा आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इनके मात्रक रख दो, ये आ जाएगा इसका मात्रक। तो एक तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये वाला न्यूमेरिकल के लिए। इसे हम सुविधा के लिए जो 9 गुणा उसके घात 9 है इसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैं आपको बताऊंगा ये यहाँ क्या है। ये अगर वायु या निर्वात में रखे हुए हैं तो इनके बीच जो बल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो एप्सिलॉन 0 है इसे हम एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। आप अपने अनुसार देख रहे हो ना, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, एप्सिलॉन 0, यहाँ एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ये है एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ये इसका मान होता है। जो मात्रक है वो आप यहां से निकाल सकते हो, सेम वही मात्रक होगा। जो मात्रक है वो आप यहां से निकाल सकते हो। एप्सिलॉन 0 अगर आप यहां ले जाओगे तो ये एफ अपॉन में आ जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, क्योंकि इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा पाई का। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो ऊपर लिखा हुआ है ये के का जो मात्रक है इसका उल्टा है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो इसका मात्रक हुआ। अब आप निकाल सकते हैं इसकी विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा। ये हो जाएगी M L T A। ये इसकी विमा हो जाएगी m की घात -1, l की जो पावर है वो -3, a की पावर 4 और a की पावर 2। ये आपने 11वीं में पढ़ ही लिया। यहां से निकाल सकते हैं आप, इसी से निकाल सकते हैं। देखो मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं। ये जो एप्सिलॉन 0 है ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर और ये 1/4 पाई भी है। इसकी तो कोई विमा नहीं होगी क्योंकि ये नियतांक है। Q1 Q2 ये आवेश है और आवेश की जो विमा होती है वो होती है AP 2 बार a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ ये बल है, बल की विमा होती है mLt की पावर -2। और ये दूरी है, दूरी का वर्ग है, दूरी की विमा l होती है, तो l का वर्ग है तो ये वर्ग हो जाएगा। जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो ये देखो m ये ऊपर चला जाएगा, घात होगी -1। l एक घात ये है, 2 घात ये है, 3 घात होगी, ऊपर जाकर हो जाएगी -3। नीचे प्लस है तो ऊपर
जैसे आप अंश को हर में चेंज करोगे, हर को अंश में चेंज करोगे, ले जाओगे ना, तो ये विमाओं की जो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ये टी है, टी की पावर 2 यहाँ है और -2 नीचे है, -2 वाले ऊपर जाकर के +2 हो जाएंगे और 2 + 2 4 और ये है 2, ए की पावर 2, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब मान लिया ये किसी कुचालक पदार्थ में रखे हैं, ये जो आवेश हैं यहां तो रखे थे निर्वात में या वायु में। अगर हम ये मान लें कि ये किसी कुचालक पदार्थ में रखे हुए हैं, माना आवेश इसी कुचालक पदार्थ जिसे परावैद्युत बोलते हैं हम, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, कागज है और बहुत सी चीज है जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, ये कुचालक पदार्थ ऐसे होते हैं। तो अगर इनमें रखा हुआ है तो यहाँ क्या आता है, ये जो फॉर्मूला है F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R², ये फार्मूला होता है। ये K कैपिटल K है यहाँ, और ये जो K है वो क्या है, K है ये कुचालक पदार्थ है जिसे हम कहते हैं परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ये जो K है ये इस कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक इंग्लिश में बोलते हैं सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या परावैद्युतता भी कहते हैं। आप इना कुछ इक्वेशन का नाम दे दो, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। और चूंकि बल है, यहां भी बल है, यहां भी बल है, यहां निर्वात में बल है, यहां किसी माध्यम में बल है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे कुछ अन्य नाम दे सकते हैं, या तो F' कर लो या FM कर लो। M का मतलब मीडियम, पदार्थ में है ये बल, जब इनके बीच कोई पदार्थ रखा हुआ हो, कुचालक पदार्थ रखा हो। तो ये समीकरण से आप भाग दे दीजिए, जो दूसरी समीकरण है उसे तीसरी समीकरण से जब आप भाग करोगे तो ये बाएं पक्ष में तो आ जाएगा F/FM, और दाएं पक्ष में ये सब जब इसके अपोन में करोगे, इसके अपोन में ये करोगे तो Q1 Q2 भी कट जाएगा, R² भी कट जाएगा, ये 4 पाई भी कट जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल K बचेगा। ये ऊपर चला जाएगा, तो इस सूत्र आ जाएगा F/FM = K। और K का जो मान है सदैव 1 से ज्यादा होता है। जो परावैद्युतांक है किसी भी पदार्थ का वो 1 से हमेशा ज्यादा होता है, और जो धातुएं हैं उनका तो ये अनंत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 से ज्यादा होगा अगर K का मान, तो क्या होगा, देखो यहां देखो जरा, F का ये मान आया, मान लिया हमने भर दिया, कुछ मान आ गया, सपोज ये मान आ गया, बल जो है 2.5 न्यूटन आ गया। अब हमने यहां से इनके बीच में कोई पदार्थ रख दिया, कुचालक पदार्थ, तो यहां इसके सूत्र में K भी है, तो सपोज यहां K का मान 1 से ज्यादा अभी बताया है ना, तो 1 से ज्यादा होगा, सपोज यहां 2 है, तो क्या होगा, ये बाकी तो सेम है, ये यहां तक तो सेम ही है, अपोन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी पहले से जो मान है इसका आधा हो जाएगा। ये मैंने केवल समझाने के लिए कहा है, तो 2 से कम भी हो सकता है K का मान। तो यहां जो FM का मान है वो कितना हो जाएगा, पहले से आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखते हैं तो उनके बीच जो बल है वो कम हो जाता है। वो कितना कम होता है, वो इसके परावैद्युतांक K पर निर्भर है। ये सब पदार्थों का अलग अलग होता है। इस आधार को हम इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं। कैसा, ये तो है
निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाला बल है, उसे भाग दे दो। अगर उन आवेशों के बीच हम कोई माध्यम रख दें तो तब बल निकाल लो। दोनों का जो अनुपात है वो इस पदार्थ के जो यहाँ रखा हुआ है इनके बीच में जब हम रखते हैं सब परावैद्युति से बोलते हैं, ये उसका परावैद्युतांक कहलाता है। यहाँ से हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। ये गणितीय रूप है, परिभाषा में इसे ही आप थोड़ा सा शब्दों के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। एक बात और रह गई, ये जो एप्सिलॉन 0 के है, इसे हम केवल एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल टू एप्सिलॉन। यहां ये तो है निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, माध्यम में जो माध्यम है उसमें रखा हुआ है, इस माध्यम में रखे हुए हैं, ये उस माध्यम की या पदार्थ की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन। तो इन दोनों का जो गुणांक है वो इसके बराबर हो जाता है, पदार्थ की जो विद्युतशीलता है। अब आप यहां से भी इसका वो कर सकते हैं, जो के है वो आ जाएगा ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। इससे हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि जैसा इसमें की थी इसमें भी कर सकते हैं। किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक हमेशा किसका होगा, माध्यम का ही होगा। ये माध्यम रखा था तभी आया था। तो किसी भी माध्यम का या पदार्थ का जो परावैद्युतांक है या परावैद्युत का परावैद्युतांक है, तो वो उस माध्यम की विद्युतशीलता और उसी स्थिति में, यानी यही आवेश रखे हुए हैं और कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, उस वक्त जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी भी पदार्थ का या किसी भी परावैद्युत का परावैद्युतांक उस पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका जो टॉपिक है कूलाम का नियम, ये समाप्त हो गया है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और ये जो हमारा जो वीडियो बनाने का क्रम है मैंने आपको बता दिया था, ये अब चलता रहेगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब पढ़ा दिए जाएंगे, जो टॉपिक एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छे हैं उन्हें पढ़ा दिया जाएगा। आप फ्री में सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप कोचिंग कहीं से लगाएंगे तो भी आपको पैसे तो देने ही होंगे उनको, लेकिन मैं आपको जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे तरीके से। और जो कुछ ऐसी हो सकती है, कुछ वीडियो रह जाए इसमें ना बताई जाए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, वो इसी चैनल में हमारी जो ये आपकी वीडियो जो होती हैं उनकी प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट में जो 12वीं की वीडियो है, 12th की जो वीडियो है फिजिक्स की, उनमें वो सब वीडियो शुरू से आखिर तक मिल जाएंगी। उनमें से आप उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको रेगुलर पढ़ाता ही रहूँगा, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। आपका कुछ नहीं लगना है, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा हो जाए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो नई वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद सबका।